ध्यान से देखना, अगर फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं तो कैसे रिवाइज करना चाहिए, जितनी बार लिखोगे फॉर्मूले उतना आपके एडवांटेज है, उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इनकम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, नेशनल इनकम मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। पहले इनकम मेथड, तो ये समझ आना चाहिए कि अगर इनकम मेथड यूज कर रहे हैं तो इनकम मेथड के जब हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स जब हम ऐड करते हैं तो सारे कंपोनेंट्स ऐड करके आता क्या है, डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड जब यूज करते हैं तो पहले क्या कैलकुलेट होगा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट एफसी क्या होता है, ध्यान से देखना, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, ध्यान से देखना। और इस तरीके से हमेशा फॉर्मूले रिवाइज करने चाहिए जैसे अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। रिटेंशन कहीं ज्यादा बेटर होगी आपकी। तो डोमेस्टिक इनकम में पहला कंपोनेंट क्या होता है, पहला कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन। वो तो एक ही बात है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक ही बात होती है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड। कभी कभी हम उनको कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, कभी कोई कार दे दी ड्राइवर के साथ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ अलाउंसेस देते हैं, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉई बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर आपको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपकी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड मानी जाती। तो वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड बोथ इन कैश और काइंड। और सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी schemes, employers contribution to social security schemes। तो एनडीपी, एनडीपी डोमेस्टिक इनकम का फर्स्ट कंपोनेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ध्यान से देखना, सेकंड कंपोनेंट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। सेकंड कंपोनेंट को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग सरप्लस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, एक आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक कंपोनेंट होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ नहीं, आपके प्रॉफिट्स का ही दूसरा नाम है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, आपके प्रॉफिट्स। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होता है, प्रॉफिट्स में से सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है, प्रॉफिट में से हमने क्या पे कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड भी काफी था। और लास्ट होता है रिटेन्ड
earnings, retained earnings, also known as undistributed undistributed profits. तो डोमेस्टिक इनकम, फर्स्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत रेयरली आपको एज इट इज दे रखा होता है. यूजुअली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग दिया होता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप अलग दिया होता है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी रेंट अलग दिया होगा, इंटरेस्ट अलग दिया होगा, रॉयल्टी. तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या ऐड करके हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे. लास्ट कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते. ये एज इट इज आइटम गिवन है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं गिवन तो ये निल माना जाता है. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम, इसमें सारी फैक्टर इनकम्स इंक्लूडेड है. सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मैं एक अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं तो आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन द सेंस मैं बिजनेस कर रहा हूं जिसमें खुद ही काम भी कर रहा हूं. तो मेरी सैलरी अलग सेग्रीगेट पॉसिबल नहीं है करना. आपने मुझे फीस दे रहे हैं, it includes my salary, it includes the rent I have to pay for the premises if any, the interest on capital which I have to pay if any, or the profit which will go to the entrepreneur that will also come to me. So what I am earning is considered as mixed income. तो mixed income of self employed वो होती है कि जो लोग अपना बिजनेस खुद रन कर रहे हैं, जिसमें वो खुद जॉब भी कर रहे हैं, काम भी खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ. तो डॉक्टर कोई क्लिनिक चला रहा है तो ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. तो डोमेस्टिक इनकम, इनकम मेथड में समझना क्या है कि हम जब सारे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी. NDP at FC, domestic income can be subdivided into compensation of employees, operating surplus and mixed income of self-employed. Compensation of employees में क्या आता है, wages and salaries in cash और kind. Kind के आपको कुछ example भी है कि जो allowances, कुछ benefits जो employers provide कर रहे हैं employees को, rent free accommodation, some other allowances. Okay. Second most important point, employers contribution to social security schemes. Important point क्या है, employees contribution to social security schemes is not added separately as it is already included in wages and salaries. Wages and salaries में वो already आ चुकी है. Wages and salaries में वो already आ चुकी है, आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो wages and salaries जो हम लेते हैं इसमें employees contribution तो already included है, employers contribution आपको अलग से ऐड करनी पड़ेगी. Likewise, अगर आपके पास compensation of employees directly given है क्वेश्चन में तो बेटा सारे कंपोनेंट्स ही आ गए ना, फिर तो कुछ करना ही नहीं. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर डायरेक्टली दे रखा है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी निकालने की जरूरत नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी निकालने की जरूरत नहीं है. ऑपरेटिंग सरप्लस में सब कुछ कवर हो चुका है. बट ऐसा बड़ी रेयरली होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दे दे, हो सकता है. ऑपरेटिंग सरप्लस दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है. एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी समथिंग विच यू ओन, लैंड भी इंक्लूड कर रहे हैं और आपके वर्थ, नेटवर्थ, आपके पैसे भी. तो मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो फॉर नेशनल इनकम पर्पस इट इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. रेंट तो ऑब्वियसली मैंने अपनी लैंड किसी को रेंट पे दे रखी है तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है. रॉयल्टी, मैं किसी को राइट दे रहा हूँ, मेरा नाम यूज कर सकते हो आप. ऑथर्स देते हैं पब्लिशर्स को राइट टू यूज देयर नेम, they get royalty in return. Something which I own, I have given you the permission to use it. You have to pay me royalty. It is a factor income for me. Income from entrepreneurship, business आप कुछ कर रहे हो
तो उससे क्या इनकम जनरेट होगी? तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर डायरेक्टली गिवन है, थैंक यू लिख देना कहीं पे। नहीं गिवन तो उसके तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, और तीसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से पहले तो आप दे देंगे गवर्नमेंट को टैक्स, फिर उसके बाद जो पैसे बच गए उसमें से आप दे दोगे कुछ डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को। जो लास्ट में पैसा बच गया कंपनी के पास वो हो जाती है उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स तीनों को ऐड करेंगे तो आती है आपकी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली गिवन होगी, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। अगर मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो वो निल मानी जाती है। ये सब ऐड करने के बाद आपका क्या आया? डोमेस्टिक इनकम। और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू, चाइनीज क्यों लिख रहा है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो नेशनल इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NNP@FC। डोमेस्टिक इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NDP@FC। तो इनकम मेथड से आपने क्या निकाला? NDP@FC। उसमें आप ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम। NFIA आपको यूजुअली डायरेक्टली गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो इसके दो ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बेटा ऐसे रिवाइज करेंगे, हमें कोई भी फॉर्मूले अगर रिवाइज करने हैं तो चार्ट ऐसे बनाएंगे, प्रेजेंटेशन ऐसे बनाएंगे, और जितनी बारी बनाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर होती जाएगी। तो अभी हमने करा इनकम मेथड,